नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में भविष्य कविता शुरू की थी। जी हाँ बच्चों, भविष्य का अर्थ होता है फ्यूचर। इसके कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म झांसी के पास चीरगांव नामक स्थान में हुआ था। भारत के राष्ट्र कवि थे। संस्कृत, बांग्ला, मराठी भाषाओं के भी ज्ञाता थे। तो कविता का जो मूल उद्देश्य था, ये था कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो भी सत्कर्म हमारे पूर्वजों ने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, और उन अच्छे कर्मों द्वारा जो भी भला हमारा हो रहा है, ठीक है, तो वो हम क्या करें, हम उस परंपरा को जो है आगे बढ़ाएं। यानी कि उन चीजों को, उन मॉरल्स को, उन वैल्यूज को जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दें, ताकि वे भी उनका लाभ ले सके। दूसरा इसका उद्देश्य था शांति, सद्भावना और एकता बनाए रखना। शांति तो आप जानते हैं, सद्भावना का अर्थ होता है अच्छी भावना, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होना, और एकता बनाए रखना, यूनिटी बना के रखना इस कविता का मूल उद्देश्य था। तो हमने पिछली कक्षा में इस कविता के 3 काव्यांश कर लिए थे। तो पहले काव्यांश की पुनरावृत्ति कर लेते हैं हम। पहले काव्यांश में कवि कहते हैं कि हमें किस भांति जीना चाहिए, किस भांति बनना चाहिए, ये हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। पूर्वजों को देखकर सीखना चाहिए, कैसे गौरव और शान से वो जिए थे, हमें भी उनके हिसाब से जीने का प्रयास करना चाहिए। कई महापुरुषों की जीवनियां, कई महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के हम उनके बारे में जान सकते हैं और उनके भांति जीने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ महापुरुषों के चित्र मैंने यहाँ पे दिए हैं। वो पूर्वज आपके अपने घर परिवार से भी हो सकते हैं। ये हमारे पूर्वज हमारे देश परिवार के पूर्वज हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि हमें जो है एकता के बंधन में रहना चाहिए। कैसे बताते हैं एकता के बंधन में रहने के लिए? बिल्कुल उसी तरह जैसे अलग अलग फूल एक माला में जब पिरोए जाते हैं, तब वो एक फूलों की माला बन जाती है। वैसे ही अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोग आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, बिल्कुल उस फूलों की माला की तरह। फूल का पर्यायवाची यहाँ पे दिया गया है सुमन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, इस काव्यांश में कवि ने कहा है कि पुरानी रूढ़ियों का मतलब होता है कस्टम्स। जो पुरानी रूढ़ियां हैं या जो नई रूढ़ियां हैं, जो नए या पुरानी जो रूढ़ियां हैं, जो भी हमें आगे बढ़ने से रोकती है, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। चतुराई इसी में है। यहाँ पर उन्होंने एक पक्षी का उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार पक्षी को क्या करता है, ये हंस पक्षी जो है दूध और पानी को अलग करने की इसके अंदर क्षमता होती है। जब उसको दूध दिया जाए तब वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। तो वैसे ही चतुराई हमें भी दिखानी चाहिए। जो चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है, उन्हें हमें त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो ये 3 काव्यांश हम अपनी पिछली कक्षा में कर चुके थे बच्चों। हाँ, चौथे काव्यांश में कवि क्या कह रहे हैं सुनो। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा, देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मुख से नहीं, बड़ी बड़ी बातें लोग मुख से बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है ना, लेकिन मन में कुछ नहीं होता उनको। तो कवि कह रहे हैं कि जो बातें आप मुख से करते हो, वो बातें आपके मन में भी होनी चाहिए। यानी कि आपको देशानुरागी होना चाहिए। देशानुरागी यानी कि देश का भला चाहने। सिर्फ मुख से बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, मन से भी वो भाव लाइए अपने अंदर। ये सोचिए कि है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। हमेशा यही सोचना चाहिए कि सारे जो स्वदेशी यानी कि स्वदेश यानी कि अपना देश, मेरा देश, स्वयं का देश, ठीक है ना, स्वदेशी बंधु ये पूरे मेरे लोग हैं।
जो ये लोग हैं ये पूरे मेरे लोग हैं और मैं उनके दुख का भागी बनूं, यानी कि उनके दुख में मैं, उनके दुख के समय मैं उनका सहारा बनूं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ के समय किस तरह से जो सहायता के लिए रुके हुए थे, उन लोगों की किस तरह से ये लोग जो है, यहाँ पे कोई आर्मी की फोर्स आई है और किस तरह से वो उन्हें, बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है वहां से निकाल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों के पास अनाज की कमी है उन्हें अनाज देकर, कोरोना वायरस के समय उन्हें अनाज देकर उनकी सहायता की जा रही है। तो कवि यही कह रहे हैं कि सिर्फ मुख से नहीं लेकिन चित्त से भी हमें क्या होना चाहिए, देशानुरागी होना चाहिए, देश का भला करने वाला होना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा करो, जितनी तुमसे हो सके। सहाय यानी कि सहायता, जितनी आपसे सहायता, जितनी आप उनकी सहायता कर सकते हो उतनी आप उनकी सहायता करने की कोशिश कीजिए और उनकी विपत्ति को दूर कीजिए। निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक आप स्वयं इस चीज को अनुभव नहीं करेंगे, मतलब कह रहे हैं कि अपने आप को उस परिस्थिति में आप रख कर देखिए, तभी आप जो है दूसरों के दुख को अनुभव कर सकते हैं। तो पूरी तरह से इस काव्यांश में कवि यही कह रहे हैं कि हमें हमेशा जो है, जो भी लोग मुसीबत में हैं, विपत्ति में हैं, तो हमसे जितना बन सकता है हम उनकी सहायता करें। सिर्फ मुंह से जो है बड़ी बड़ी बातें ना करें, भाषण ना दें, बल्कि अपने मन से भी हमें उनके लिए सहायता का भाव होना चाहिए और हमें करना भी चाहिए। तो ये थे भविष्य कविता के 4 काव्यांश, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखे 4 काव्यांश। आशा करती हूँ कि इन चारों काव्यांशों का भाव आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। माइंड मैप द्वारा हम इसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि पूर्वजों से हमें क्या सीखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं भविष्य कविता है, भविष्य कविता में क्या क्या सीखने को मिला है, पूर्वजों से क्या सीख सकते हैं। जीने मरने की कला, उनके पद चिन्हों पर चलना और अपने गौरव को बनाए रखना। कैसे वे जिए थे, कैसे वे मरे थे, वैसे हमें भी उनके तरह जीना चाहिए और उनके तरह एक नाम कमाकर हमें भी मरना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और अपने गौरव को जो है बनाए रखना चाहिए। पद चिन्ह यानी कि उनके नक्शे कदम पर, जिस राह पर वो चले थे, अच्छे नियमों का पालन करते हुए, अच्छे मूल्यों का पालन करते हुए, अच्छा इंसान बनकर, जैसे वो जिस राह पर चले थे हमें भी उन्हीं के प्रकार चलना चाहिए, यानी कि जीवन यापन करना चाहिए। हम सबको क्या बनना चाहिए? सुख और शांति लाने के उद्देश्य का साधक। साधक यानी कि किसी कार्य के लिए काम करने वाला। ठीक है, तो हमें क्या बनना चाहिए? सुख और शांति के लिए कार्य करने वाला होना चाहिए। हमारा उद्देश्य हमेशा यही होना चाहिए कि देश में हमेशा जो है सुख और शांति बनी रहे। सुख और शांति के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हंस की तरह चतुर और विवेकी होना चाहिए। हंस जिस तरह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है, हमें भी हंस की तरह चतुराई दिखानी चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख का भागी होना चाहिए। हमारा पड़ोसी या हमारा कोई देश बंधु अगर किसी दुख में है तो हमें उसके दुख को बांटना चाहिए, यानी कि हमसे जितना बन पड़े हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देश प्रेमी होना चाहिए, यानी कि देशभक्ति की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। और क्या छोड़ने की बात कही है? कवि ने रूढ़ियों को छोड़ देने की बात कही। रूढ़ियां यानी कि पुराने कस्टम्स जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, इनको लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इन पुरानी रूढ़ियों को हमें छोड़ देने की बात कवि ने कही है। तो बच्चों, इस कविता में कई सारे ऐसे शब्द आए थे जिनमें र के जो है अलग अलग रूप पाए गए थे। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप कुछ नया सीख रहे हो। आप अपनी पिछली कक्षाओं से, शायद 5वीं कक्षा से जो है र के रूप के बारे में आप सीखते आ रहे हैं, क्योंकि एक एक्सरसाइज इसमें दी गई है जो कि आपको करना है। इसलिए दोबारा से हम जो है इस पर प्रकाश डालेंगे, यानी कि दोबारा से हम उसको जो है एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि हम उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक देखा था कि प्राचीन और पूर्वज, प्राचीन,
प्रा में नीचे पदेन लगता है, पूर्वज में ऊपर रेफ लगता है। ठीक है, रेफ पदेन तो आप जानते ही हैं, तो एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो र के विभिन्न रूप। हाँ, तो ये जो है स्वर रहित र की मात्रा। यहाँ पर जो है कर्म में बच्चों क्या लगा है, कर्म में क, आधा र, म। ये जो आधा र लगा है ये क्या है, ये रेफ है। ये जो आधा र लगा है यहाँ पर ये रेफ है, स्वर रहित है, यानी कि ये आधा है, आधा र है। अब जैसे कि जानते हैं हर वर्ण में व्यंजन के हर वर्ण में अ स्वर होता है। तो यहाँ पे जब ये आधा हो गया तब इसके ऊपर क्या नहीं है, अ की मात्रा नहीं है, अ की मात्रा की आवाज नहीं आ रही है। देखिए क र म, कर्म कर्म कर्म, समझ में आया बच्चों? हाँ, स्वर सहित र की मात्रा। अब ये जो नीचे लगा है ये भी र का रूप है, ये भी र का रूप है, लेकिन ये पदेन है और ये र का पूरा रूप है, यानी कि स्वर सहित है। कौन सा स्वर? अ का स्वर, अ के स्वर के साथ है। आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगी, इससे आप इस चीज को और भी भली भांति समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये पूरे क्या है, ये पूरे ऊपर क्या दिए हुए हैं, ये सारे रेफ है। एक बार हम इनका उच्चारण कर लेते हैं, जिससे आप भली भांति जो है इन शब्दों को और इनके उच्चारण को आप समझ लेंगे। कर्म, धर्म, वश, गर्म, सर्प, बर्फ, खर्च, फर्ज, कार्य, पार्क, डार्क, शार्क। डार्क और शार्क जो है अंग्रेजी शब्द है, इसलिए लिया है कि बस आप उसका रेफ का जो है अंतर समझ सकें। ये है अगली स्लाइड। यहाँ पे हम पदेन को जानेंगे। प के नीचे ये जो दिया गया है ये क्या है बच्चों, पदेन है, और ये र का पूरा रूप है, यानी कि स्वर के साथ है, स्वर के साथ है। एक बार हम इनका उच्चारण कर लेते हैं। प्रातः, चक्र, क्रय, प्रसाद, प्रभाव, ड्रम, ड्रामा, ट्रैक्टर, प्रणाम, वक्र, प्रण, क्रोध, प्रताप, ट्रक, ड्रेस, प्रेम, ग्रह, क्रम, प्रकाश, प्रतीक, ट्राम, ट्रेन। बच्चों ये है र, र का पूरा रूप, र से रबड़, ये है रेफ, ये ऊपर लगता है, ये है पदेन, ये अक्षर के नीचे लगता है, ये भी र का रूप है, ये भी र का रूप है। ये रेफ जो है र का आधा रूप है, लेकिन पदेन जो है र का पूरा रूप है। ये भी पदेन ही है, लेकिन ये हलन और पदेन मिलकर उल्टा वी, उल्टे वी के रूप में लगता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो, मेट्रो, ट जो है आधा ट है और इस तरफ जो है र लगा हुआ है, र पूरा र, मेट्रो। इसको और भी मैं आपको जो है आगे की स्लाइड में दिखाऊंगी मैं आपको बच्चों, इसको और भी आप अच्छे से वर्ण विच्छेद के द्वारा समझ पाएंगे। आगे की स्लाइड में दिखाऊंगी आपको। हाँ, इसमें देखिए बच्चों वर्ण विच्छेद में, जैसे ये हमने किया था अभी कर्म, कर्म, क का अगर वर्ण विच्छेद करें तो आधा क प्लस अ क हो जाता है, और ये र जो है आधा र है, म पूरा है, आधा म प्लस अ, क र म, कर्म। क्रम, यहाँ पे र जो है पूरा है, कैसे देखिए आधा क प्लस अ, र हो गया प्लस म प्लस अ। ये जो है रेफ में र जो है स्वर रहित है, स्वर रहित बिना स्वर के है, इस स्वर के बिना है, स्वर नहीं है। लेकिन पदेन में जो है र स्वर के साथ है, स्वर सहित।
अभी अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। और ट में जो है, ट और ड में जो है उल्टे वी के रूप में जो है पदेन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ट और ड जो है नीचे हलंत देने पर जो है वो आधा हो जाता है, और इस तरह यहाँ पे पदेन देने पर ये जो है उल्टे वी के रूप में नजर आता है। तो इसको हम इस तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे, आधा ट प्लस र प्लस अ। इसमें भी र जो है स्वर के साथ ही है बच्चों, स्वर सहित है, यानी कि र का पूरा रूप है। यहाँ पे र का पूरा रूप है, इस तरह लिखा जाता है, आधा ट प्लस र प्लस अ, र प्लस क प्लस अ, क, ट्रक। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये देखिए बच्चों, ये री की मात्रा है, ये री की मात्रा है। री जो है स्वर है, री जो है स्वर है, अ से आह तक स्वर है। री भी उसमें आता है, री से ऋषि, तो ये स्वर है। स्वर की मात्रा इस तरह लिखी जाती है। री के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं बच्चों, देखिए, री से ऋतु, री से ऋचा, री से ऋषि, री से ऋषभ। लेकिन जब मात्रा के रूप में इसका प्रयोग होता है तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसको भी आप लोग जो है र का रूप मान बैठते हैं, लेकिन ये र का रूप नहीं है, ये री की मात्रा है। क में री की मात्रा देने पर क्री श क, कृषक, कृषक यानी कि फार्मर। म में री की मात्रा देने पर मृग, मृग यानी कि हिरण। घ में री की मात्रा देने पर गृह, गृह, गृह यानी कि घर। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं बच्चों, देख लीजिए। क्रम, ग्रह, प्रगति, व्रत, प्रथम, अग्रज, ट्रक, ड्रम, ये सारे पदेन हैं, स्वर सहित, र का पूरा रूप ही है। ट और ड में पदेन इस तरह से लिखा जाता है। तो ये था बच्चों र का रूप, पदेन और रेफ और री की मात्रा। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आपकी पाठ्य पुस्तक में इस बार पहली कविता में जो है आपको राइटिंग स्किल्स के रूप में जो है अनुच्छेद दिया जाएगा। तो अनुच्छेद लिखने से पहले अनुच्छेद के कुछ नियम होते हैं, कुछ नया नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पुनरावृत्ति के रूप में इसको जो है हम कर लेते हैं। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। शब्द सीमा 80 से 100 शब्द की जो सीमा होती है उसका ध्यान रखते हुए लिखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 110 या 120 के आसपास तक हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अनुच्छेद जो है हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए, इसमें जो है अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है एक ही पॉइंट को लेकर बहुत उसको एलॉबरेट करके लिखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अनुच्छेद में इस तरह का अनावश्यक विस्तार जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, सभी वाक्य जो है एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए, यानी कि एक वाक्य जो आप लिख रहे हैं उसके बाद जो दूसरा वाक्य लिख रहे हैं उसका रिलेशन जो है पहले वाक्य से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो विषय है, मान लीजिए कि अगर आप प्रकृति पर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको प्रकृति विषय से नहीं हटना है। आप प्रकृति से कहीं और दूसरे विषय में नहीं जा सकते, प्रकृति से विज्ञान विषय में नहीं जा सकते। तो आपको जो है विषय का ध्यान रखते हुए उसकी जो है क्रमबद्धता बनाते हुए लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है वर्कशीट दिया जाएगा। वर्कशीट में 2 अनुच्छेद दिए जाएंगे बच्चों, एक है मनुष्यता और दूसरा है हम सब एक है। इनके जो है संकेत बिंदु आपको दिए जाएंगे, संकेत बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आपको ये अनुच्छेद अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। दोनों में से, 2 अनुच्छेदों में से, मनुष्यता या हम सब एक है में से किसी भी एक अनुच्छेद का आप चयन कर सकते हैं और शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाते हुए संकेत बिंदुओं का सहारा लेते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों, हम
ने अपनी कक्षा को जो है इस पाठ के साथ समाप्त कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इस कविता को समझा है और कविता में जो भी ग्रामर है, जो भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये इसका जो है वर्कशीट आपको दिया जाएगा। एक ही जो ग्रामर का पार्ट है वह है विलोम शब्द। ये विलोम शब्द जो है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इससे संबंधित मैंने कुछ भी आप लोगों को जो है यहाँ पर जानकारी नहीं दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप उन्हें खुद कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।